नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। इस वीडियो में मैं बात करूंगा दलितों के बारे में, दलित चिंतन के बारे में और इस वक्त 2024 चुनाव से पहले दलितों के बीच में किस तरह का मंथन चल रहा है, दलित क्या चाहते हैं, दलित किधर जाएंगे, ये सवाल हम सब के सामने है। क्योंकि भारत में जिस तरह से दलित वोट जिधर जाता है उधर वो उसका पाया मजबूत कर देता है, उसे वो बहुत ही ताकत देता है। तो इस बार 2024 के चुनाव में जिस तरह से एक सियासी बंटवारा हो गया है, वहाँ दलित इस दुविधा में हैं कि वो किधर जाएंगे। और ये दुविधा इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि दलितों की नेता मायावती ने फैसला किया है कि वो न तो एनडीए की तरफ जाएंगी न इंडिया की तरफ जाएंगी। इंडिया यानी जो नया गठबंधन बना है, जो उसमें यूपीए के ज़्यादातर मेंबर हैं, कांग्रेस है, मायावती ने ऐलान किया है कि वो उधर नहीं जाएंगी। इस फैसले की वजह से मायावती को क्या सियासी नुकसान होने वाला है, इस पर मैंने चर्चा पहले भी की थी। लेकिन आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या दलित इस वक्त सियासी रूप से तिराहे पर खड़ा है, यानी एक रास्ता उसके लिए जाता है मायावती की तरफ, क्योंकि मायावती कह रही हैं कि न इधर जाइए न उधर जाइए, मेरे पास आइए, मुझे वोट करिए। दलितों को एक बार फिर अपने अंतरात्मा में झांकना चाहिए और अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करना चाहिए, ये अपील उन्होंने किया है। तो एक रास्ता मायावती की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता एनडीए की तरफ है और तीसरा रास्ता इंडिया की तरफ है। इंडिया यानी नया गठबंधन। तो दलित क्या रास्ता लेंगे, उनके पास क्या विकल्प हैं, ये विकल्प उनके बीच में चर्चा का विषय है। और इसको लेकर बहुत सारे विद्वान जो दलित चिंतक हैं, जो दलित विषयों पर सोचते हैं, जो दलित समाज के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, वो भी कुछ कह रहे हैं। उनकी बातें भी मैं आपको सुनाऊंगा और इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि दलित को लेकर, दलित सियासत को लेकर कहाँ से चले थे और आज कहाँ पहुँचे हैं, ये इस वीडियो में चर्चा होगी। और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि देश की राजनीति दलित किस तरह से प्रभावित करने जा रहे हैं और दलित किसको मजबूत करने जा रहे हैं, उनके सामने क्या विकल्प है। इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले, चूंकि मैंने आपको बताया कि मैंने एक वीडियो किया था जब मायावती ने यह फैसला किया था कि वो न एनडीए में जाएंगी न इंडिया की ओर जाएंगी, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो उस वक्त मैंने वो वीडियो बनाया था और उस पर एक कमलेश प्रसाद हैं, उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी थी, उस प्रतिक्रिया को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कमलेश प्रसाद ने जो टिप्पणी की है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। कमलेश ने लिखा है, बहुजन समाज केवल बीएसपी को ही वोट करेगा। मनुवादी मीडिया एवं उसके चमचे बीएसपी व बहन मायावती जी के खिलाफ चाहे जितना दुष्प्रचार करो, बहुजन समाज बीएसपी के साथ ही रहेगा। आगे उन्होंने लिखा है कि चंद्रशेखर मनुवादी पार्टियों का केवल एक खिलौना है। वो चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहे हैं निश्चित रूप से। चंद्रशेखर मनुवादी पार्टियों का केवल एक खिलौना है जो मनुवादियों के इशारे पर बीएसपी को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये बात बहुजन समाज समझ चुका है। ओनली वोट फॉर बीएसपी, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव हो, बीएसपी को हराना नामुमकिन हो जाएगा। जय बीएसपी, विजय बीएसपी। तो ये एक दलित समाज से आने वाले व्यक्ति की अपनी भावना है। लेकिन जमीन पर सियासी स्थिति कुछ और है। जिस तरह से परिवर्तन दिखाई दे रहा है दलितों के वोटिंग पैटर्न में, उसके आधार पर आज हम कह सकते हैं कि मायावती पहले के मुकाबले कमजोर हुई है। और हो सकता है कि इस वक्त जो चिंतन दलित समाज में चल रहा है और उसमें ये फैसला निकल कर सामने आए, या ऐसी परिस्थितियां बने, या मायावती की कोशिश इतने बड़े स्तर पर उन तक पहुंचे कि वो एक बार फिर उनकी ओर रुझान कर सकते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। राजनीति में ऐसी बातें होती रहती हैं। राजनीति संवाद का एक सिलसिला है और बसपा नेता मायावती ने जनता के साथ संवाद रोक दिया है, इसीलिए उनकी स्थिति ये बनी है। और कहा जाता है कि बसपा नेता मायावती अब ड्राइंग रूम की राजनीति करने लगी हैं, सड़कों पर उतरकर संघर्ष नहीं करती हैं, इसीलिए उनके वोट बैंक में एक ठहराव दिखाई दे रहा है, एक गिरावट देखी जा रही है।
और ये गिरावट लगातार चुनावों के दौरान हमने देखा है कि जिस तरह से 12 में जब उनके कंपटीटर समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव का चेहरा था तब उनको कितने वोट मिले। उसके बाद 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले बसपा और समाजवादी पार्टी की लड़ाई थी तब कितना वोट मिला। और उसके बाद 2022 में जब दो तरफा लड़ाई थी, एक तरफ योगी आदित्यनाथ थे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव थे और बसपा ने एक नया तरह का स्टैंड लिया था और उस समय तक उनकी एक छवि ये भी बन गई थी कि वह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तब जनता ने क्या फैसला किया, तब हम सबको मालूम है कि बसपा को केवल उत्तर प्रदेश विधानसभा में केवल 1 सीट मिली और बसपा के वोट प्रतिशत में भी भारी गिरावट हुई और वो 12% से कुछ ज़्यादा वोट पा सकी। हमें ये विचार करना होगा कि बसपा की असली ताकत क्या थी। बसपा की असली ताकत थे कांशीराम और बसपा की असली ताकत थी मायावती। और वो मायावती जो कांशीराम के नेतृत्व में काम कर रही थी और कांशीराम ने पूरे देश में दलितों को एक नई दिशा दी थी, एक नई आवाज़ दी थी और एक नया सपना दिया था। और उस सपने के साथ बसपा ने पहली सियासी ताकत जो है उत्तर प्रदेश में हासिल की। 1993 में मायावती की नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन समर्थन समाजवादी पार्टी का था। आपको याद होगा 92 में एक नारा दिया गया था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर के आंदोलन की हवा को खत्म करके कांशीराम और मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल की थी और उसके बाद सीट शेयरिंग के तौर पर दोनों साथ मिलकर लड़े थे। और जो चुनाव में जीत हुई थी उसके बाद ये तय हुआ था कि पहले मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी और उसके बाद मायावती मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद सरकारों का दौर चलता रहा। क्या हुआ हम सब जानते हैं, गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके बाद सियासत चलती रही। भारतीय जनता पार्टी के साथ बसपा ने हाथ मिला लिया, मायावती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथ में रक्षाबंधन बांधने लगी। आपको याद होगा टंडन जी का किस्सा। तो ये सारी कहानियां चली। जब 2006 में कांशीराम का निधन हो गया उसके बाद कांशीराम के प्रति एक आकर्षण को देखते हुए 2007 में बसपा को भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में मौका मिला। हालांकि बसपा ने दूसरे प्रदेशों में भी अपनी पैठ बना ली थी, वहां भी कुछ विधायक जीत रहे थे, वहां भी बसपा का थोड़ा आधार बढ़ रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश में चमत्कार हुआ और 2007 में मायावती के नेतृत्व में पहली बार एक मजबूत सरकार, पूर्ण बहुमत वाली सरकार, लंबे समय तक वैसे भी उत्तर प्रदेश में जो सरकारों का दौर चल रहा था उसमें ऐसा लगता नहीं था कि 2007 तक आते आते ये परिस्थिति बनेगी कि किसी भी दल का एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार होगी। लेकिन 2007 में ऐसा ही हुआ, मायावती की सरकार बनी और कहा जाता है कि मायावती ने उस सरकार में रहते हुए मजबूती के साथ काम किया, दलित एजेंडा को भी आगे बढ़ाया, दलित समाज के नायकों को उत्तर प्रदेश में पहचान मिली, लखनऊ में बहुत सारे स्मारक बनाए गए, मायावती ने अपनी भी मूर्ति लगाई, कांशीराम की मूर्ति लगाई और तमाम तरह के काम किए गए जिससे दलित समाज में एक मैसेज तो गया। लेकिन कहा जाता है कि मायावती के बारे में कि उस पूरे सरकार के कार्यकाल के दरमियान मायावती ने अपनी जाति विशेष यानी जाटव समाज के लिए तो किया, लेकिन जो पूरा दलित समाज के लिए जिस तरह से उनकी अपेक्षाएं थी उस तरह से काम नहीं हुआ, ऐसा आरोप लगाते हैं जो दलित समाज से आने वाले लोग महसूस करते हैं। उस समय तमाम लोग थे जो ये कह रहे थे कि मायावती ने बाकी बहुजन समाज के लिए उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से काम जाटव समाज के लिए किया और इसीलिए थोड़ी सी निराशा हुई। 2012 में जब उनके सामने अखिलेश यादव ने चुनौती दी, समाजवादी पार्टी की चुनौती थी और भ्रष्टाचार का एक ऐसा उस समय बवंडर उठा हुआ था कि कितने मंत्री, मायावती सरकार के मंत्री जेल में थे या जेल जाने की तरफ थे क्योंकि सीबीआई उनके पीछे पड़ी थी और तमाम
जांच एजेंसियां उनका पीछा कर रही थी और सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई थी। एनआरएचएम घोटाला हो गया था, स्मारक घोटाला हो गया था और तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के उनके खिलाफ में अभियान चल रहे थे और अखबारों में जिस तरह से तस्वीरें उभर रही थी बसपा सरकार की, उससे मायावती को भारी नुकसान हुआ और उसके बाद समाजवादी पार्टी को भी लंबे समय बाद पूर्ण बहुमत की सरकार में आने का मौका मिला। 2012 को याद कीजिए आप। लेकिन 2017 में ये सब कुछ बदल गया। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आ चुकी थी 2014 में और उसके बाद डबल इंजन की सरकार का नारा देकर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ा अभियान शुरू किया और उस अभियान के तहत दलित वोटों को रिझाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने कई तरह के उपक्रम किए। कई दलित नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में जगह मिली। भारतीय जनता पार्टी में तमाम मायावती के साथ काम करने वाले लोग जुड़ गए और उसके बाद एक ऐसी परिस्थिति बनी कि मायावती को वोटों का भी नुकसान हुआ। उनके नेता भी भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए। जो उनसे नाराज थे, जो उनके यहाँ जो सपने देख रहे थे उनको पूरा नहीं होते देख पा रहे थे, ऐसे लोग मायावती से कटकर बसपा में चले गए। लेकिन धीरे धीरे अब 2022 की हम बात कर लेते हैं। 2022 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने भी दलित वोटों को संभालने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने भी दलित वोटरों की ओर रुख किया और वो राम मनोहर लोहिया के साथ साथ अंबेडकर की बात करने लगे। दलित समाज से नाता जोड़ने के लिए उन्होंने अभियान शुरू किया और समाजवादी पार्टी ने अपने यहाँ कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए, ऐसे उपक्रम किए जिसकी वजह से दलित उनके प्रति भी थोड़ा उनका रुख हुआ। इंद्रजीत सरोज उनके दलित चेहरे के तौर पर समाजवादी पार्टी में दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने 2021 में बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी का गठन किया, यानी बाबा साहब के सपनों को भी आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी ने कोशिशें तेज कर दी। इस तरह से कुछ हिस्सा दलित वोटरों का कुछ हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ भी जुड़ गया। अब देखिए कि कैसे कहां से बात चली थी और कैसे दलित वोट बिखरते चले गए और आखिरकार 2022 में क्या हुआ। मायावती को इन सब राजनीतिक प्रयासों का भारी नुकसान उठाना पड़ा और जो बसपा उत्तर प्रदेश में मरी गिरी हालत में 20% वोटों तक पहुंचती थी, क्योंकि माना यह जाता है कि दलित वोट 24% जो है उत्तर प्रदेश में है और ये 24% अपने वोटों के साथ एक तरफ जिधर झुकाव होता है उस पार्टी को मजबूत कर देते हैं। लेकिन देखा यह गया कि 2022 के चुनाव में मायावती के पास इसमें से केवल 12 कुछ प्रतिशत वोट उनके पास बच गए जो मायावती के हिस्से में रह गए थे। यानी कहा यह जा रहा है कि मायावती के पास वही वोट रह गए जो 2007 में मायावती ने जिनके लिए काम किया था, यानी जाटव समाज के लिए, जो उनकी अपनी जाति है। एक तरह से जो उपजातियां हैं, 66 उपजातियां हैं दलित समाज में, उसमें से एक जाति को जो विशेष महत्व मिला 2007 के सरकार में, वो मायावती को उसने बहुत नुकसान पहुंचाया राजनीतिक रूप से। और कहा जाता है कि जाटव समाज के अलावा बाकी समाज के लोग टूटने लगे। उसमें से कुछ हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया, उसमें से कुछ हिस्सा अखिलेश यादव की गोद में जाके गिरा। और अब जबकि 2024 के चुनाव हैं, एक बार फिर दलित ऐसे तिराहे पर खड़े हैं जहां उसके सामने 3 विकल्प दिखाई दे रहे हैं। पहला विकल्प कि वो सिमट कर एक बार फिर मायावती के पीछे खड़े हो जाएं, और क्या वो मायावती में ऐसी कोई उम्मीद देख पा रहे हैं। इस जो कठिन लड़ाई है एनडीए और इंडिया के बीच में, उस कठिन लड़ाई में क्या मायावती ऐसी तस्वीर पेश कर पाएंगी, ऐसी कोई छवि पेश कर पाएंगी, ऐसी कोई परिस्थिति का निर्माण कर पाएंगी जिसमें उनके लिए कोई राजनीतिक ताकत हासिल करने की स्थिति होगी। तो उसको देखकर हो सकता है कि दलित समाज उनकी ओर झुके। लेकिन जो दलित समाज एनडीए के साथ चला गया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी दलित समाज को अपनी ओर करने के लिए कई तरह के उपक्रम किए हैं। और वो उपक्रम ये था कि उन्होंने दलित समाज के लोगों को अपनी पार्टी में जगह दी और उनको मंत्री बनाया। योगी सरकार में करीब करीब लगभग शायद 8 मंत्री हैं दलित समाज से आने वाले। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको लुभाने की कोशिश की। लेकिन कहा यह जाता है कि उनको वहाँ पर
मंत्रालय भी मिल जाता है, पद भी मिल जाता है, गाड़ियां भी मिल जाती हैं, लेकिन वो सम्मान नहीं मिल पाता है और दलित समाज का काम नहीं हो पाता है। दलित समाज का उत्पीड़न जारी है। दलित समाज के साथ व्यवहार जो था उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। इस वजह से भी दलित समाज में एक चिंतन है, और वो चिंतन इसलिए भी है कि दलित समाज के भीतर से कुछ लोग, जिसमें से चंद्रशेखर आजाद प्रमुख रूप से हैं, वो आकर दलित समाज को अपनी ओर देखने के लिए इशारे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांशीराम की जो राजनीति थी, बहुजन समाज की जो राजनीति थी, उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद युवा हैं और संघर्षशील हैं। उनके ऊपर कई तरह की चर्चाएं होती हैं। हाल में जब उनके ऊपर हमला हुआ था, उसके विरोध में जब उन्होंने दिल्ली में सभा की है, ये 2 दिन की बात है, जब उन्होंने वहाँ पर इसके विरोध में दिल्ली में एक जंतर मंतर पर सभा की, तो उस सभा में भारी भीड़ जुटी और निश्चित रूप से दलितों का एक बहुत बड़ा तबका उनकी ओर देख रहा है। और शायद इसी वजह से उस चंद्रशेखर आजाद की जो छवि है वो ऐसी बन रही है कि उनकी ओर बाकी दल देख रहे हैं। जिस अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव में उनको बिल्कुल तरजीह नहीं दी, उनको अपने साथ लेने से इनकार कर दिया, आखिर में वो अखिलेश यादव 2024 के चुनाव से पहले उनके प्रति थोड़े नरम दिखाई दे रहे हैं। रालोद, राष्ट्रीय लोकदल यानी जयंत चौधरी की पार्टी ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। उनका ये मानना है कि अगर चंद्रशेखर आजाद इस कुनबे में शामिल होते हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन है, इस गठबंधन में शामिल होते हैं, तो इससे इस गठबंधन को फायदा होगा और इसकी वजह से आज चंद्रशेखर आजाद को इस गठबंधन में मजबूती मिल रही है, ताकत मिल रही है। तो दलित उनकी तरफ भी देख रहा है। यानी जो विपक्षी धड़ा है इंडिया का, इंडिया जिसका नाम है, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल हैं, जिसमें कांग्रेस शामिल है, जिसमें तमाम लोग शामिल हैं, तो अब एक रास्ता दलितों के सामने ये भी है कि क्या वो अखिलेश यादव यानी चंद्रशेखर आजाद होते हुए, अखिलेश यादव होते हुए वो इंडिया का हिस्सा बनते हैं, और क्या वो एक बार फिर से एनडीए के साथ होकर अपनी ताकत दिखाते हैं, या एनडीए में ही अपना भरोसा जताते हैं और जैसा चल रहा है उसमें वो संतुष्ट नजर आते हैं। तो ये है इस वक्त परिस्थिति दलितों के सामने ये चिंतन है। 3 धाराएं हैं, इन 3 धाराओं में से उनको चुनाव करना है और ये बहुत बड़ा मंथन उनके बीच में चल रहा है। और मैं जाते जाते आपको एक दलित चिंतक प्रोफेसर रविकांत का ये बयान जरूर सुनवा देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने YouTube चैनल पर इसको डाला है। अगर आप उनके पूरे वक्तव्य को सुनना चाहते हैं तो मैं इसमें कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा, आप उनको पूरा सुन सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर उनके उस वक्तव्य का एक छोटा सा हिस्सा डाल रहा हूँ, जिससे पता चलेगा कि दलित समाज किस तरह के चिंतन में फिलहाल है। अब की जो स्थिति है उसमें सांप्रदायिक राजनीति वो मजबूत होकर के केंद्र में और तमाम राज्यों में भी सत्ता नशी होती है, और इसका सीधा प्रभाव ये कि जो बहुजन राजनीति थी वो पृष्ठभूमि में चली गई। वो जो एक सिलसिला चल रहा था, वो जो इतिहास का एक क्रम था और जो ख्वाब धीरे धीरे बुने जा रहे थे। मुझे याद आता है जवाहरलाल नेहरू का, जब वो फूलपुर से चुनाव लड़ रहे थे तो वो उनकी रैली, जिसमें रामराज नाम के एक गायक जो दलित समाज से आते थे वो गीत गाते थे अवधी में, भोजपुरी में, तमाम ऐसे लोग कि जो दलितों की, वंचितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, उनकी महत्वाकांक्षाओं को उन गीतों में सृजित करते थे कि अब हमको भी चावल खाने को मिलेगा, अब हमको भी चप्पल पहनने को मिलेगी, और अंतिम था कि नौकरी भी मिलेगी, हवाई जहाज में चढ़ने को भी मिलेगा। तो ये जो यात्रा दलित वंचित तबके की शुरू हुई थी, चावल खाने से लेकर के, चप्पल पहनने से लेकर के, खाट पर बैठने से होते हुए सरकारी दफ्तरों में कुर्सियों पर जाकर के और इस देश के विकास में अपनी भूमिका अदा करने के, आगे चल कर के वो हवाई जहाज में बैठने का भी सपना पूरा होने लगा। बहुत एक छोटा सा ही तबका लेकिन उभर करके आया, जो पूरे दृढ़ता के साथ समाज की महत्वाकांक्षाओं को, समाज की चिंताओं को सामने रख रहा है। लेकिन लीडरशिप उसकी पूरे तरीके से खत्म होने को है, या उसको बीजेपी ने उस अपने रंग से रंग दिया।
अब वो समानता समता नहीं, वो समरसता वहाँ पे चलता है। और समरसता का मतलब है कि वो पूरे भेदभाव बरकरार उसमें रहे। और इन मुखौटों के हालात भी वही हैं कि एक लफ्ज़ वो कभी समाज के लिए नहीं बोल पाते। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि इस सूबे में जहाँ से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं और मायावती अगर अकेले चुनाव लड़ती हैं तो फिर ये दलित किधर जाएगा, जो वंचित अति पिछड़ा है वो किधर जाएगा? कहीं वो बीजेपी की तरफ तो मूव नहीं कर जाएगा? या कांग्रेस पार्टी ने जो दाव खेला है मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके, और वो ये भी संदेश देने की कोशिश कर रही है या ये संदेश निकल रहा है कि अगर इस देश में पहला दलित प्रधानमंत्री होगा तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं। ये भी एक नैरेटिव चल रहा है कि क्यों आज़ादी के 75 साल के बाद भी कोई दलित वंचित तबके का व्यक्ति वो प्रधानमंत्री नहीं है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में भी ये कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करेगी? ऑब्वियस है कि वो एक राजनीतिक दल है, वो करेगी ही। समाज क्या इस बात को एक्सेप्ट करेगा या फिर वो मायावती के साथ जाएगा? मुझे लगता है कि समाज के भीतर की जो अपनी बेचैनी है और उसकी अपनी महत्वाकांक्षा ये भी कि कब कोई दलित, आदिवासी, वंचित तबके का व्यक्ति दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराए, ये उसकी तो महत्वाकांक्षा है ही। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि जो उसकी नीतियों पर हमला हो रहा है, जो उसके अधिकारों पर हमला हो रहा है, जो उसके स्वाभिमान पर चोट हो रही है, सरेआम जो उसको अपमानित किया जा रहा है और उसको झोला लेकर के उसको उस लाइन में खड़ा कर दिया है जहां उसे 5 किलो राशन मिल रहा है, लेकिन उसका स्वाभिमान छलनी हो रहा है। उसकी बहू बेटियों को बेइज्जत किया जा रहा है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है, या न्याय मिल रहा है तो सालें लग रही हैं। तो उस न्याय का क्या मतलब होगा? उनके स्वाभिमान, उनके अधिकारों, उनकी चेतना और उनके मुद्दों को कुचला जा रहा है। ऐसे में वो समाज किधर जाएगा? क्या वो एनडीए के खिलाफ वोट करेगा और इसका फायदा इंडिया अलायंस को मिलेगा? और ये दबाव क्या मायावती को प्रेरित करेगा उस इंडिया अलायंस के साथ जाने के लिए? इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।